हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट, उसका यहाँ पे चैप्टर 9 अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न, उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम यहाँ पे मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले इस पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा कि ट्रेडिंग कॉन्सर्न और नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसका मीनिंग यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, जो पेज नंबर 255 पे दिया हुआ है बुक में। ठीक है, बुक ही आप पढ़ लोगे तो कहीं से आपको मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। Concern which are not having an aim to generate the profit but having the aim of the social service welfare of the member of the concern, to protect the interest of member, to extend academic and sport activities, to develop cultural activities are known as a non trading concern। मतलब कि जिस तरह से कोई भी कॉन्सर्न जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड अर्न करने के लिए नहीं होता है, जो कोई भी हम टाइप का बैलेंस शीट बनाते हैं, कोई भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका मेन इरादा प्रॉफिट अर्निंग करने का नहीं होता है। ये सोशल सर्विस के लिए सोशल वेलफेयर एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो जिसमें मेंबर है उसका इंटरेस्ट बना रहे, उसका प्रोटेक्शन मिले, और ये स्पोर्ट एक्टिविटी में आगे बढ़े, अपने नेशन का डेवलपमेंट हो। ठीक है, ऐसी कल्चरल एक्टिविटी होती रहे, उस टाइप का जो अकाउंट बनता है उसी को बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग कॉन्सर्न। ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे लिखी हुई है। ये रही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वो भी पेज नंबर 255 पे ही है। तो देखो उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी आ रही है सर्विस। यस, तो सर्विस जो है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ सर्विस क्या है। तो सर्विस है, दिस काइंड ऑफ कॉन्सर्न डू नॉट हैव अ प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव बट हैव अ सर्विस ऑब्जेक्टिव। इसमें प्रॉफिट अर्निंग करने का कोई इरादा ऐसे इस टाइप के अकाउंट का नहीं होगा। इसमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है, सर्विस देना है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। ये सब हम इस अकाउंट में देखेंगे, और उसी टाइप से अपनी बैलेंस शीट और एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट या तो पेमेंट अकाउंट हम बनाएंगे। फिर है दूसरा है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट। दिस concern do not have objective of trading, thus they do not prepare their trading account. In spite of this, sports club and other concerned undertake the purchase sale of the some items for the facility of members। मतलब कि यहाँ पे जो हिसाब ये रहता है उसमें कोई भी टाइप का ट्रेडिंग या तो उसमें जो प्रिपेयर हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट उसमें नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब या तो कोई भी दूसरे परचेज सेल जो होने वाले हैं वो उसके बारे में ही मतलब कि इसमें लिखा है इंस्पाइट ऑफ दिस स्पोर्ट्स क्लब एंड अदर कंसर्न अंडरटेक द परचेज सेल ऑफ द सम आइटम्स फॉर द फैसिलिटी ऑफ मेंबर। तो हम इस तरह से यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे जिसमें ट्रेडिंग का कोई जो है वो दिखाई नहीं देगा। अगर मानो कि जो एक्टिविटी स्पोर्ट्स के रिलेटेड होगी तो उसको हम काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, चैरिटी वाली है, डोनेशन है, वो सभी इसमें हम उसको इग्नोर कर देंगे। फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ये भी यहाँ पे हमें बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे वही चीज़ कि हमें इसमें जो अकाउंट बनाने वाले हैं इसमें कोई प्रॉफिट अर्निंग करने का इरादा नहीं है। तो इनकम एक्सपेंस अकाउंट्स जो है वो शो करने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर कि वो क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है, इसलिए हम ये अकाउंट तो बनाएंगे। जैसे पेमेंट अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन जो है कितनी कितनी साइज़ में हो रहे हैं, उसमें किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो बन रहे हैं, वो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, मतलब रिसीव पेमेंट अकाउंट बनेगा। बैलेंस शीट जो रहेगी उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज शो करेंगे पूरे साल की। कैपिटल फंड जो है वो यहाँ पे जो कैपिटल रहता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का, वो यहाँ पे कैपिटल फंड बन जाता है, या तो उसको परमानेंट फंड भी कहते हैं। एक माह का एमसीक्यू आ सकता है कि भाई जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कैपिटल जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो कैपिटल फंड या तो परमानेंट फंड बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन, मेन इनकम जो इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की रहती है वो उसका सब्सक्रिप्शन रहता है, एंट्रेंस फीस रहती है। ठीक है, मेंबर जो ज्वाइनिंग करते हैं एक लाइफ टाइम मेंबरशिप रहती है, या तो फिर हम बोल सकते हैं डोनेशन होता है, गवर्नमेंट एड होती है, इनकम ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम, चैरिटी, ये सभी उसमें आता है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 7th पॉइंट जो थे इसके अंदर वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ओके, नेक्स्ट थियरी यहाँ पे आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस जो है उसमें कैपिटल एक्सपेंस मिलेगा, और दूसरा जो है रेवेन्यू एक्सपेंस मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला तो एक्सपेंस विच इज़ नॉट incurred regularly and benefit of the which is available to concern for the longer period of time from the which fixed assets
आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द कॉन्सर्न इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंस। जैसे कि हमने ज़मीन खरीदी, बिल्डिंग, मशीनरी इन्वेस्टमेंट किया, तो एक्सरे मशीन, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्विमिंग पूल जब हमने बनाया, तो ये सभी जितने भी एक्सपेंस है वो कैपिटल एक्सपेंस के फॉर्म में हम काउंट करेंगे। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंस इज डिस्क्लोज एंड एट द एसेट्स ऑफ साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये एसेट साइड में हमें लिखना है, वो बात हमें याद रखनी है। कौन सी साइड लिखना है? एसेट साइड्स। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी साइड हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा है एसेट साइड। ठीक है, ये रहा। Apart from the purchase of price of assets, its installation expense, its stamp fees and document expense, ये सभी एक्सपेंस भी हमें इसमें काउंट कर सकते हैं। ये सभी कैपिटल एक्सपेंस ही है। तो इसका जो कॉस्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एसेट्स हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा एक्सपेंस होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जो है रेगुलर बेसिस पे रहते हैं, हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर हम जो रेगुलर बेसिस पे खर्चा करते रहेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, और ये पूरे साल में जितने होने वाले हैं वो हम इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस उसको हम बोलेंगे। जैसे कि डेली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, टैक्सेस, postage expense, telephone expense, stationery, printing, entertainment program expense, subscription of newspaper, and periodical assets, repairing expense, depreciation on assets, ground maintenance expense, ये सभी एक्सपेंस जो है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंस कहेंगे। फिर नेक्स्ट उसमें देखो क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट इसमें थियरी आ रही है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। तो उसमें कैपिटल इनकम जो है उसके बारे में बात करेंगे। कैपिटल इनकम जो रहती है वो रेगुलर नेचर में नहीं रहती है, एज वेल एज बेनिफिट जो रहता है इस इनकम का वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, इसको बोलते हैं कैपिटल इनकम। जैसे कि डोनेशन रिसीव होता है, लेगेसी रहे, लाइफ मेंबर्स रिसीव है पर्टिकुलर पर्सन की, सब्सक्रिप्शन है, लोन बोरोड कोई करता है, तो इसका फ़ायदा जो रहने वाला है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी को मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कैपिटल इनकम जो रिसीव होती है बाय द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, उसमें याद रखना एक बात कि उसमें जो कैपिटलाइज करने के बाद ही हमें इसको कैपिटल फंड में ऐड करना है। उसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बता देता हूँ। तो 266 पेज नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं 266 पेज नंबर पे आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंटरेस्ट फी जो है यहाँ पे लिखी है 40% टू बी कैपिटलाइज, और 6000 हमारी इंटरेस्ट फीस है। तो हमें इसकी एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसकी एंट्री जो है वो वैसे रहेगी। देखो मैं बता देता हूँ कैसे इसकी एंट्री होगी। तो इंटरेस्ट फीस 6000 का 40% होता है 2400। ठीक है, तो वो हमें 2400 को क्या करना है, 6000 में से माइनस कर देना है। तो आंसर कितना आएगा? 3600। वो हमें आंसर में लिखनी है, मतलब इंटरेस्ट फीस जो है हमारी, जो है हमें टोटल कितनी ऐड करनी है, 3600 हम काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट फीस जो होगी मैं बता देता हूँ वो कितनी काउंट की है। देखो, तो ये रही वो इंटरेस्ट फीस जो यहाँ पे लिखी हुई थी। देखो, ठीक है, 3600 हमने इंटरेस्ट फीस काउंट की है। तो इस तरह से हमें इंटरेस्ट फीस को काउंट करना है कैपिटलाइज करने के बाद कैपिटल फंड में। तो यही एक था उसका मुझे बताने का जो मैंने इरादा जो था कि किस तरह से हम कैपिटल फंड में उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कैपिटल इनकम में। इन एडिशन टू दिस द प्राइस फंड, कंस्ट्रक्शन फंड आर डिस्क्लोज सेपरेटली एट द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कि जितने भी फंड आ रहे हैं उसको लाइबिलिटी साइड हमें वो एंट्री करनी है। रेवेन्यू इनकम क्या होती है? जो इनकम हमें रेगुलर नेचुरली मिलती रहती, रेगुलर रहती है, जो है कोई भी एक्टिविटी कंसर्न में होती रहती है उसके थ्रू जो इनकम आती है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। उसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हम बेचते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे जो मंथली हम खरीदते हैं। इनकम ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, रेंट, इनकम ऑफ द स्पोर्ट्स ग्राउंड, लॉकर रेंट, रेंट ऑफ द हॉल, इनकम फ्रॉम द amenities provided by the members, aid received from the government etc, ये सभी हमारी रेवेन्यू इनकम बनेगी। ठीक है, तो इसका डिफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी हम लर्न कर सकते हैं, उसके फॉर्म में भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे बहुत सारी थियरी हमने कवर कर ली। बस इस जो पार्ट 2 जो है अपना यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 3 में हम डायरेक्टली उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 जो है इसका, उसमें तो सिर्फ इतना ही क्लासीफाई करना था, तो उसका मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा।
क्योंकि वो पूरा थियरी बेसिस पे है, आपको क्लासीफाई करना है कैपिटल इनकम क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, तो आप वो खुद समझ सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट एक मैं खुद एक दूसरा वीडियो आपको बताऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 2 से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो रिवाइज करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।